हेलो दोस्तों। आज फिर मुलाकात हो गई, ऑनलाइन के माध्यम से ही सही पर मुलाकात हो रही है। अब आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। अपन पढ़ चुके हैं 2 वीडियो में। उसका आगे का वीडियो आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले आपको जो महामारी चल रही है उसका पूरा ध्यान रखना है, और साथ ही कोरोना नाम के जो डर बैठा हुआ है दिल में, इस डर को ख़त्म करना है। अगर ये डर बैठ गया दिल के अंदर तो आप इससे जीत नहीं पाएंगे। तो जितने भी साथी इस वीडियो को सुनते हैं वह सभी अपने घर में सभी सदस्यों को कहें, डरे नहीं, सुरक्षित रहें, घर पर रहें और अपनी पूरी सुरक्षा रखें। चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। स्वर। स्वर वर्ण उच्चारण के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पुराने जो वीडियो हैं उनको एक बार जाकर देखिए, तो आपको लगेगा कि अपन ने शुरुआत निम्न स्तर से करी है। और इसके साथ ही माध्यम मेरा मैंने बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया है। इसलिए आपके कहीं अगर मन में विचार भी आ रहा हो, पीडीएफ के माध्यम से है, पर बच्चे इस चीज़ को उतार सकते हैं और मेरा माध्यम है बच्चों तक इस चीज़ तक पहुंचाना। क्योंकि इस महामारी के दौरान जो सबसे क्षति पहुंची है वह केवल और केवल बच्चों के भविष्य को पहुंची है। तो आप अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनका कम से कम इस चीज़ को देखें वो और सीखने का प्रयास करें। हम केवल प्रयास कर सकते हैं और आप उसमें सहयोग दीजिए। तो देखते हैं हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। मैंने टेबल के माध्यम से पुराने वीडियो में बता रखा है स्वरों का वर्गीकरण किस किस आधार पर हुआ है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, है ना। उसके बाद जिह्वा के आधार पर अग्र, मध्य और ऐसे पार्ट सारे टेबल में समझा रखे हैं, पर उनको अब विस्तारित रूप से इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है अपना मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ और री ह्रस्व स्वर हैं। क्योंकि इनमें जैसे उच्चारण करते हैं अपन अ, काफ़ी बहुत ही कम समय में अपन इनका उच्चारण कर लेते हैं। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में अपने को जो जो स्वर हैं जिनके उच्चारण में अपन नॉर्मल सी भाषा में जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है वो दीर्घ, और जिसके उच्चारण में कम समय लगता है वह ह्रस्व। तो दीर्घ जिसके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगे, किससे? अ, जैसे मान लो अ का उच्चारण किया, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे आ, तो वहाँ क्या होगा? दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे आ, औ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ दीर्घ स्वर हैं। अब जिह्वा के आधार पर, तो जिह्वा के आधार पर भी हमन ने स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे अग्र स्वर ई, ए, आई, मध्य स्वर अ और पश्च स्वर उ, ओ, औ, आ। ये जिह्वा के आधार पर कैसे है? जैसे कि पहले बताया मैंने कि जहाँ जो जिह्वा है उसका अग्र हिस्सा, जो आगे का हिस्सा है, वह जहाँ जैसे जिनके उच्चारण करते समय जिह्वा का हिस्सा मुंह में आगे की तरफ टच होता है वो अग्र हिस्सा, मध्य में स्पर्श करता है वो मध्य हिस्सा, और पीछे की तरफ जब स्पर्श करता है तो वह पश्च स्वर की पश्च स्वर में आएंगे। जैसे अग्र स्वर में आ गए ई, ए, आई, मध्य स्वर में अ, पश्च स्वर में उ, ओ, औ और आ। अब हवा के आधार पर हवा के जो हवा अपन उच्चारण करते हैं, है ना, तो हवा मुंह के रास्ते से तो निकलने के आधार पर ही, पर मुंह और नाक के रास्ते से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें अपन देखेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें मौखिक या निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। कहाँ से निकल रही है? केवल और केवल मुंह से निकल रही है। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करते समय, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय केवल हवा मुख से निकल रही हो, उन्हें निरनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आपके सामने दिख रहे हैं, आप इनको देखिए। क्योंकि अपन इनका उच्चारण करेंगे, जब तक उच्चारण नहीं करेंगे अपन इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो आप
शब्दों को देखिए, पढ़िए और उनका उच्चारण भी साथ के साथ कीजिए तो आपको पता चलेगा। जैसे आ, आओ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, ऐसे ही स्वर हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है। अब देखिए, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जो स्वर, अब देखो, निर्नुनासिक और अनुनासिक दो स्वर हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। आप इसको समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि निर्नुनासिक जिसमें केवल और केवल कहाँ से हवा निकल रही है, मुख से, और अनुनुनासिक यानी मुख और नाक दोनों से ही अ, मुख और नाक दोनों से ही हवा निकल रही है। जब बोलते हैं, अपन किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो उस समय दोनों से जो हवा का बहाव बाहर की ओर जाता है, वह निर्नुनासिक और अनुनासिक दोनों का एक स्पष्ट उदाहरण है। जैसे कि उपयुक्त स्वरों में अनुनासिक रूप में आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ के अनुनासिक रूप का हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। बात समझ में आई आपको? एक बार और देखिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ चीज़ों को रोक के वापस सुनिए। उपयुक्त स्वरों के अनुनासिक रूप में औ, ई, ऊ, औ, ए, औ, ये जो वर्ण दे रखे हैं, इनको क्या है, अनुनासिक रूप का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। इनका प्रयोग हम हिंदी में नहीं करते हैं, और उससे पहले जो मैंने बताया है उनका प्रयोग हिंदी में होता है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, होठ, जो होठ हैं आपके, होठ की स्थिति के आधार पर, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर किस स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। व्रतमुखी जैसे अपन जब उच्चारण करते हैं तो होठ का आकार गोल हो जाता है, गोलाकार हो जाता है, वह व्रतमुखी है ना। कुछ स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं। इस आधार पर इनको भी हमने दो भागों में बांटा है। जो दो भाग कौन से हैं, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। अब जिह्वा के उठने के आधार पर भी हम स्वरों को विभाजित किया है। जैसे जीभ के उठने से मुख विवर सकरा हो जाती हैं, इसलिए जब जीभ बहुत ऊपर उठ जाती हैं तो उसे संवृत, तथा बहुत नीचे होती हैं तो उसे विवरित कहते हैं। बीच में अर्ध संवृत भी होते हैं। हिंदी स्वरों में इस आधार पर निम्नलिखित भेद रखे गए हैं। अब देखो संवृत क्या है, जब क्या बता रहा है, जीभ के उठने से मुख विवर सकरा हो जाता है, यानी कि जीभ जब ऊपर उठ जाती है, काफ़ी ऊपर उठ जाती हैं तो उसे संवृत कहा गया है। और जब जीभ सबसे जीवा जो होती है सबसे नीचे चली जाती है तो उसे विवृत कहा गया, और बीच में रह रही है तो उसे अर्ध संवृत या अर्ध विवृत कह सकते हैं। जैसे पूर्ण नीचे न जाकर कुछ हल्की नीचे गई हो, वह अर्ध विवृत में आएगा, और पूर्ण ऊपर न जाकर कुछ हल्की ऊपर गई हो, वह अर्ध विवृत में आएगा। प्रकृति के आधार पर, अब स्वर प्रकृति के आधार पर मूल और संयुक्त दो प्रकार के होते हैं। जैसे मूल मूल स्वर में जीभ एक स्थान पर होती है। हिंदी में आ, ई, ऊ, ए, ओ, ये मूल स्वर हैं। धंतव्य मुख्यतः ई, री, ऊ, री, ये चार मूल स्वर आते माने जाते हैं। दांतव्य कौन से हैं, मुख्यतः ई और ऊ और री, ये चार मूल स्वर दांतव्य माने जाते हैं। अब संयुक्त स्वर में देख लीजिए, ये प्रकृति के आधार पर है। जैसे मैं, संयुक्त स्वर में भी जीभ एक स्वर के स्थान से दूसरे स्वर के स्थान की ओर चलती है, यानी कि जब अपन उच्चारण करते हैं तो उच्चारण होते हुए जीभ स्पर्श करती हुई वहाँ इस एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती हैं। इसकी स्थिति में उच्चारण हो जाता है ए, ओ, तो वहाँ आप उच्चारण करेंगे तो जिह्वा स्टार्ट जहाँ से हो रही है वहाँ से स्पर्श करती हुई आगे की ओर बढ़ेगी, वह इसका उच्चारण होगा।
पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में मूल स्वरों में उच्चारित होते हैं, किंतु पूर्वी हिंदी क्षेत्र में संयुक्त स्वर रूप में पूर्वी हिंदी प्रदेश में ए अ धन ए का संयुक्त रूप है, और है तो ओ औ जो होता है वह अ धन औ का संयुक्त रूप होता है। अब देखो ये इसको अग्र में, मध्य में और पश्चिम में अर्ध समृद्ध, समृद्ध, अर्ध समृद्ध जिह्वा के आधार पर, जो अपन ने बताया था जिह्वा के आधार पर तीन भाग थे, और ससमृद्ध जिह्वा के विवृत और समृद्ध, है ना, दो प्रकार इसमें भी बताए। जो अधिक जिह्वा अगर उठ जाती है तो समृद्ध है, और विवृत में जिह्वा कम उठते नीचे की ओर जाती है, वह विवृत है। अब अपन देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार के बारे में अपन देखते हैं। हिंदी में अनुस्वार एक नासिक्य व्यंजन है। नासिक यानी जिसे बिंदु के रूप में लिखा जाता है, नासिक के नाक से उच्चारण होता है, जिसका नासिक्य व्यंजन है ना, जिसका उच्चारण नाक से होता है। हिंदी में अनुस्वार एक नासिक्य व्यंजन है जिसे बिंदु के रूप में लिखा जाता है। प्राय इसे स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, अंक अ के ऊपर लगा हुआ है, अंगद इसमें भी अ के ऊपर, संकट इसमें स के ऊपर, चंपा इसमें भी स के ऊपर, आदि जगह इसका प्रयोग किया गया है। यह क्या है, एक बिंदु नुमा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार शब्द का अर्थ है स्वर के बाद आने वाला। अतः यह शब्द के मध्य या अंत में ही आ सकता है, आदि में नहीं। यानी कि शब्द जो होता है, शब्द जैसे मान लिया संकट है, तो संकट के स के ऊपर भी आ सकता है और क के ऊपर भी आ सकता है, पर ट के ऊपर नहीं आ सकता। आदि यानी लास्ट में नहीं आएगा, यह स्टार्टिंग में ही आ सकता है। तो आप इसको एक बार एक दो उदाहरण देखेंगे तो आपको इन चीज़ों को समझ में आ जाएगा। जहाँ अनुस्वार लगा हुआ है उनको देखिए तो आपको इस स्थिति का पता चलेगा। इस ध्वनि की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसका अपना कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता। इसका उच्चारण इसके आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है, अर्थात यह जिस व्यंजन के पहले आता है उसी व्यंजन के वर्ण की नासिक्य ध्वनि के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है। में व्यवस्था संस्कृत में व्यवस्था यह है कि अनुस्वार का स्वरूप उसके बाद आने वाले व्यंजन के अनुसार स्थित होता है। उदाहरणतया दंत, दंत में अनुस्वार त से पूर्व आया है, इसलिए वहाँ त वर्ग का पंचम वर्ण न आएगा। अब देखिए संस्कृत में क्या होता है, जो हिंदी में तो हम व्याकरण हिंदी और संस्कृत की समान है, पर कहीं जगह संस्कृत में समान ऐसा भी नहीं है कि हूबहू समान हो, नहीं। अब संस्कृत की व्याकरण संस्कृत की है और हिंदी की हिंदी की है, पर हाँ एक समझने के हिसाब से हम देखें तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का रूपांतरण हुआ है। अब संस्कृत क्या बता रहा है कि संस्कृत में व्यवस्था यह है कि अनुस्वार का स्वरूप उसके बाद आने वाले व्यंजन के अनुसार स्थिर होता है। उदाहरणतया दंत में अनुस्वार त से पूर्व आया है, इसलिए वहाँ त वर्ग का पंचम वर्ण न आएगा। अब यहाँ अनुस्वार अगर अपन देखते हैं तो द के ऊपर अनुस्वार लगा के त भी लिख सकते हैं। तो यहाँ द के ऊपर त लग रहा है, त वर्ग आ रहा है और अनुस्वार ऊपर लग रहा है, तो वहाँ हमेशा जिस अनुस्वार वहाँ का प्रयोग होता है, जहाँ व्यंजन में अगर किसी अनुस्वार का प्रयोग किया जा रहा है तो पंचम वर्ण आएगा। ठीक है, पंचम उसी वर्ग का, जो वर्ग आपने पढ़े हैं क वर्ग, च वर्ग, और वर्णमाला याद नहीं की हो तो एक बार वर्णमाला जरूर याद कर लें, उससे आपको इन चीज़ों को समझने में आसानी होगी। क्योंकि वर्ग आपको हमेशा व्याकरण पूरी पढ़ोगे तब तक क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो ये वर्ग याद नहीं होंगे तो कौन सा पांचवा आएगा, कौन सा तीसरा आएगा, कौन सा दूसरा आएगा, कुछ भी पल्ले पढ़ने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप वर्णमाला याद कीजिए, चाहे आप पहली में हो और चाहे दूसरी में हो, चाहे 10वीं में हो, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट हो।
वर्णमाला बहुत ज़रूरी है। वर्णमाला से ही पूरी व्याकरण, अगर आपको वर्ण की आकृति ही सही नहीं बनाना आ रही है तो आपका व्याकरण पढ़ने का, हिंदी व्याकरण पढ़ने का तो कोई महत्व ही नहीं है। तो सबसे पहले वर्णों की आकृति सीखें, वर्णों की बनावट सीखें, वर्णों का उच्चारण सीखें। उसके बाद हो सकता है कहीं बोलने में मेरी भी कई जगह गलतियां हो रही हो, तो उन गलतियों के लिए भी मैं सुधारने की कोशिश करूंगा और माफ़ी चाहता हूं उनके लिए। अब देखिए आप, इसीलिए जहाँ त वर्ग है वहाँ न आ जाएगा। दंड में ड से पूर्व आने के कारण अनुस्वार में न, जो कि पंचम वर्ण है, तो ट वर्ग का पंचम वर्ण न हो जाता है। हिंदी में अनुस्वार से संबंधित निम्न नियम प्रचलित हैं। अब देखिए अनुस्वार से संबंधित कौन कौन से नियम है। वर्ग के स्वर रहित, वर्ग के स्वर रहित पंचम व्यंजन के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अगर वर्ग में स्वर रहित है तो वहाँ पंचम व्यंजन के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अब इसी के बाद अपन देखते हैं जो कि अपना उदाहरण से समझेंगे इसको कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे गंगा की जगह अब हम क्या लिखते हैं, गंगा लिखना मान्य कर दिया गया है। पहले ड और ग लिखा जाता था, अब गंगा अनुस्वार ऊपर लगना मान्य हो रहा है। काशी नागरिक पंचारिणी सभा तथा केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इसी रूप को लिखने की संस्तुति की है। अन्य उदाहरण भी इस प्रकार हैं आपके सामने। परंपरागत रूप जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, जैसे चंचल है, दंड है, अंगीकार है, दंत है। नए स्वीकार रूप हैं चंचल। अब च के ऊपर भी देखिए अनुस्वार लगा हुआ है, दंड में द के ऊपर। अब यहाँ दंड है तो पंचम वर्ण कौन सा आएगा, यहाँ उच्चारण ड कर्ण का है तो वहाँ पंचम वर्ण आ जाएगा। अंगीकार, दंत, यहाँ पे भी त है तो यहाँ न का अनुस्वार हो रहा है। देखिए आप, दंत में न का उच्चारण हो रहा है या दंड में ण का उच्चारण हो रहा है। तो जब वर्ग का पंचम वर्ण आता है तो वहाँ आपको अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो एक और पॉइंट है इसमें, जिन शब्दों में पंचम व्यंजन के बाद कोई अन्य पंचम व्यंजन आता है या पंचम व्यंजन का द्वितीय आता है, वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। यह लाइन समझने में आपको 2 बार इस चीज को सुननी होगी। क्या बता रहे हैं कि जिन व्यंजन में जो व्यंजन है, उस व्यंजन का जैसे वर्ग का पंचम वर्ण त वर्ग हो गया, क वर्ग हो गया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इन वर्गों के जो पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण यानी कि एक वर्ग में पांच वर्ण होते हैं, तो पांचवा जो वर्ण है वह वर्ण या तो किसी दो वर्ग के दोनों पंचम वर्ण आ गए, तब अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, तब अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। और अगर उसी वर्ग का पंचम वर्ण 2 बार आ गया तब भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। इनके लिए अपन उच्चारण में जैसे उदाहरण में देखेंगे उच्चारण कैसे करते हैं और कहाँ अगर आ रहा है तो उसको कैसे हम खत्म करेंगे। जन्म में न के पश्चात म पंचम व्यंजन है, इसलिए इसका रूप जन्म ही रहेगा। इसमें अपन ज के ऊपर अनुस्वार नहीं लगा सकते। इसी भांति उन्नति को, अब उन्नति में आप देखो न भी पंचम वर्ण है और न 2 बार आ गया, न पूरा और न आधा उन्नति में, तो इसको भी अनुस्वार में नहीं लिखा जा सकता। इसी प्रकार निम्न है वांग्य, मृम्य, ब्रह्म्य, सम्मति, सम्मेलन आदि। ये सारे क्या हैं, इसके उदाहरण हैं जिनके सिंपल सी बात है कि उस वर्ग का पांचवा अक्षर अगर 2 बार आ गया या 2 वर्गों का पांचवा अक्षर एक साथ आ गया, वहां अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। अब लास्ट है अनुनासिक, जिसे हम चंद्र बिंदु के नाम से जानते हैं। चंद्र बिंदु का भी प्रयोग करते समय 2 ही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, चंद्र बिंदु कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगता है और कहाँ लगता है। अगर शिरोरेखा जो शब्द के ऊपर खींची जाती है उसको शिरोरेखा कहते हैं। शिरोरेखा
के ऊपर किसी शब्द में अगर शिरोरेखा है और उसके ऊपर अगर मात्राएं हैं कोई सी भी, तो उस मात्रा अगर मात्रा है तो वहां पर क्या होगा, चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, केवल बिंदु लगेगा। अगर शिरोरेखा के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है तो वहां चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। वो ही इसमें बता रखा है। अनुनासिकता स्वरों का गुण है। स्वरों का उच्चारण करते समय वायु को केवल मुख से ही बाहर निकाला जाता है। जब वायु को मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकाला जाए तो सभी स्वर अनुनासिक हो जाते हैं। अनुनासिकता का हिंदी में चिन्ह चंद्र बिंदु है, परंतु लेखन में कुछ स्वरों का पर चंद्र बिंदु तथा कुछ पर बिंदु लगाया जाता है। जहाँ शिरोरेखा के ऊपर कोई भी मात्रा न हो वहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जहाँ शिरोरेखा के ऊपर कोई भी मात्रा प्रयुक्त हो वहाँ बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अब इसका उदाहरण मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ। जैसे शिरोरेखा के ऊपर वहाँ देखिए, जो आपको वहाँ दिख रहा है, वहाँ बिंदु में, वहाँ में देखिए आप कोई जो शब्द है व और ह के ऊपर जो शिरोरेखा खींची हुई है उसके ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है, तो वहाँ पर पूरा चंद्र बिंदु लगाया गया है। ठीक है। और इसी तरह कोई मात्रा है तो वहां पर क्या होगा, केवल और केवल बिंदु लगाया जाएगा। अब देखिए विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है, जैसे मन स्थिति। मन स्थिति, अतः विसर्ग का प्रयोग केवल उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित हैं। उदाहरणतया प्राय, संभवतः, अतः। संस्कृत के दुख शब्द को अब हिंदी में दुख लिखने की मान्यता मिल चुकी है। तो आज के अपन आज स्वर के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, और इसके बारे में विशेष टिप्पणी जो हमारे आदरणीय किशोरी दास जी ने विशेष टिप्पणी करी है, उनकी विशेष टिप्पणी को भी एक बार हम देख लेते हैं। अनुस्वार और विसर्ग दोनों ही न तो स्वर हैं और न व्यंजन है, ये स्वरों के सहारे चलते हैं। इस संदर्भ में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का विचार है कि ये स्वर नहीं है और व्यंजन के समान ये स्वरों के पूर्व अपि नहीं अपितु बाद में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए व्यंजन भी कहते हैं। अतः इन ध्वनियों का अयोगवाह कहा जाता है। इन ध्वनियों को क्या कहा जाता है, अयोगवाह। ना तो स्वर में आता है ना व्यंजन में आता है, बस स्वर और व्यंजन के सहारे चल जाते हैं, इसलिए अयोगवाह कहते हैं। और स्वर की मात्राएं देख लीजिए आप, ये इन मात्राओं का प्रयोग होता है, सभी मात्राओं को इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ, जब स्वर का प्रयोग होता है वहाँ, और अम और अह में अयोग वाह है। अब अपन अगला जो बिंदु होगा वह पढ़ेंगे व्यंजन एवं उनका वर्गीकरण। आप बने रहिए हमारे साथ, आपको पूरी व्याकरण धीरे धीरे करके पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और कहीं कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को भी सुधारने की कोशिश करूँगा। घर में रहें, सुरक्षित रहें, और कोरोना के डर से ना डरें, बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।